हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि का अध्ययन करवाने जा रहा हूं। इस संधि से पहले मैंने आपको विसर्ग संधि से पहले मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि का वीडियो भेजा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उसे पूरा देखा होगा। दोनों वीडियो जो भेजे हैं वो पूरे देखे होंगे और समझे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की संधि, जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम संस्कृत भाषा में समझेंगे और इसका अध्ययन तैयार करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो परिभाषा बनती है, जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम यहाँ पर सबसे पहले सत्व संधि का अध्ययन कर रहे हैं। आप इस वीडियो में दी गई पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए, यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए, अथवा तीनों श, स और स हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। सकार से तात्पर्य तीनों से ऐसे हैं। शब्द रचना करते समय सार्थक शब्द बनना और शुद्धता के रूप में बनना आवश्यक है। विष्णु धन या विष्णु त्राता, विष्णु त्राता ये शब्द है। यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया जाए तो उसकी इस विसर्ग के स्थान पर हलंत से आ जाएगा और शब्द बन जाएगा विष्णु त्राता। दूसरा उदाहरण देखिए, राम है, धन च लिखा हुआ है। राम के आगे विसर्ग है और फिर धन के बाद च लगाया हुआ है, लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द जो बनेगा वो इस प्रकार होगा, रामश्च। इस प्रकार इसमें दो उदाहरण और दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे धनु टंकार है तो धनुष टकार है शब्द बना। चौथा जो उदाहरण है इसका, निहि धन छल, तो निहि के आगे जो विसर्ग है वो शुद्धता के रूप में आते हुए हलंत शय के रूप में आ गया, शंकर वाले के रूप में, और शब्द बन गया निश्छल, निश्छल है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। वह इस प्रकार है, विसर्ग संधि। वाशरी, यदि विसर्ग के सामने शर्वर्ण यानी तीनों से कोई सा भी हो तो विसर्ग के स्थान पर हमेशा विकल्प के रूप में विसर्ग का आदेश होता है, अथवा उचित शय का इस्तेमाल करते हुए शब्द बना दिया जाता है। और जैसे हरि के आगे विसर्ग है, शेते शब्द लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है हरि धन शेते, तो इस प्रकार लिखा जा सकता है हरि शेते, अथवा विसर्ग के स्थान पर शय शंकर का हलंत लिख सकते हैं तो शब्द बन जाएगा हरिष्यते। दूसरा उदाहरण देखिए, निहि संधि है, तो आप इसे धन चिन्ह हटाकर भी साथ में लिख सकते हैं, अथवा विसर्ग के स्थान पर हलंत शय सड़क वाला लिखते हुए इसे पूरा लिख देंगे, निस्संदेह है। इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा। इसके बाद
आती है उत्व संधि। ह्रस्व आकार के सामने यदि ह्रस्व आकार हो, ह्रस्व आकार हो, आकार हो तो पूर्व ह्रस्व आकार के आगे रेफ के स्थान पर ओकार का आदेश हो जाता है। सारांश यह है कि किसी भी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के आगे विसर्ग लगा हुआ हो और ए की ध्वनि निकल रही हो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, और उसके बाद धन के बाद भी ए आ रहा हो, तो 2 नंबर पे जो ए आ रहा है धन के बाद, उसको अंग्रेजी के एस या अवग्रह के रूप में लिख देते हैं और विसर्ग को हम ओ की मात्रा में बदल देते हैं। उदाहरण के रूप में कह धन अपी है, तो सूत्र ये कह रहा है कि इस विसर्ग को ओ की मात्रा में बदलें और जो अपी में ए जो है वो अवग्रह एस के आकार पे लिख दें। इस प्रकार दूसरा उदाहरण भी देखें। राम है एवदत्त, तो राम है के आगे विसर्ग है, राम धन एवदत्त जो शब्द है इसमें राम के आगे विसर्ग है, ये विसर्ग ओ की मात्रा में बदला। दूसरा शब्द भी हमारा ए से शुरू हो रहा है, तो ये ए जो है वो अवग्रह के रूप में आ गया, तो शब्द बन गया रामो एवदत्त। कल मैंने बताया था व्यंजन संधि में कै से लेकर ज्ञानी तक के जितने व्यंजन हैं उन सब में अगर ए की मात्रा निकाल दी जाए तो सारे के सारे हलंत हैं, और उनको बोला जाए लंबा तो अ सुनाई देगा। तो इससे आशय है कि राम है शब्द को भी हम थोड़ा ध्वनि लंबी कर दें तो ए सुनाई देगा, और ये जो ए है वही ओ में बदला है। अब पढ़ते हैं उत्तर संधि के बारे में। हशिच है, वर्ग के ह्रस्व आकार से परे हश, ह्रस्व आकार से परे हश, यानी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण एवं है, ये, व, रे और ले वर्ण होने पर प्रगति सूत्र के ह्रस्व आकार के आगे रेफ के स्थान पर उकार का आदेश हो जाता है। जैसे अह धन हर्ष, हर्ष मतलब है, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर है, यह, वह, रे और ले ये वर्ण हो, तो इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा कर दें, अर्थात उत्तर संधि बाद गुण संधि भी इसमें व्याप्त हो जाएगी। तो शिव है धनवंद्य, तो ये कह रहा है कि ओ की मात्रा लगा दें विसर्ग के स्थान पर। अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा है, यह, वह, रे, ले हो, तब आपको विसर्ग का ओ बनाना पड़ेगा और शब्द बन जाएगा इस प्रकार हमारा। जैसे शिव है धनवंद्य, तो विसर्ग का ओ बना और शब्द बन गया हमारा शिवो बंध्य। इसी प्रकार राम है हसती, राम धन हसती, तो रामो हसती। फिर शब्द बन देखो, या फिर आप देखिए बाल धन याति, तो बालो याति शब्द बना। बाल धन रोती, तो बालो रोती शब्द बन गया। इस प्रकार यहाँ पर अनेक उदाहरण दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं। अब विसर्ग संधि का रेफ यानी रुत्व संधि, अब हम रुत्व संधि पढ़ रहे हैं। यानी ए आ को छोड़कर अन्य स्वर, यानी ए और आ को छोड़ दीजिए, बाकी शेष जो वर्ण है, स्वर हैं, सॉरी, बाकी जो शेष स्वर हैं क्या आगे विसर्ग के सामने स्वर अथवा व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ का आदेश हो जाता है, रे आ जाएगा। जैसे कोष्टक में दे रखे हैं विसर्ग बराबर रे हलंत, और रे हलंत इसलिए लिख रखा है कि रे में ए की ध्वनि निकाली गई है समझाने के लिए। मुनि धन इति, फॉर्मूला या सूत्र या पंक्ति या परिभाषा के अनुसार मुनि धन र धन इति, क्योंकि रे का आदेश हो रहा है, जहाँ रे सुनाई दे रहा है,
मुनीर, जैसे रेफ का फॉर्मूला है, रुत्व संधि है, तो इसमें रे को हम विसर्ग के रूप में हटाएंगे। मुनि धन रे धन इति, तो मुनि शब्द तो हैजे से लिखा जाएगा। रे को लिखकर उसमें ए की मात्रा छोटी वाली जोड़ दी जाएगी, क्योंकि मुनि धन इति में ई जो है वो छोटा ई है, इसी की मात्रा रे के साथ जुड़ जाएगी, तो शब्द बनेगा मुनिरति। अगला उदाहरण देखिए, भानु असहु, भानु धन रे धन असहु यानी भानु रसहु। अगला उदाहरण देखिए, तई धन आगतम, तई धन रे धन आगतम, तेरागतम शब्द बन गया। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी आप पढ़ सकते हैं। रुत्व संधि में ही दूसरा रूप है। नियम ये है, रुत्व संधि में अव्यय, कोई भी अव्यय और विक्रांत शब्द के संबोधन में एकार और आकार के सामने भी विसर्ग के स्थान पर रेफ का आदेश होता है, जैसे पुनः, और फिर आगे आ गया धन अत्र है, तो आगे त्रय है ना, पुनः धन रे धन अत्र, तो पुनरत्र शब्द बन गया, यहां विसर्ग का रे बना। प्रातः गच्छति, दूसरा उदाहरण है इसका, प्रातः धन गच्छति, तो प्रातः धन रे धन गच्छति, तो यहाँ पर शब्द बनेगा शुद्धता के रूप में प्रातः गच्छति। इस प्रकार दो अन्य उदाहरण भी आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे, पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अविसर्ग का लोप होना, आतुवसी विसर्गस्य लोप है, अर्थात आकार से परे यानी आ की मात्रा के बाद विसर्ग का अश स्वर या व्यंजन परे होने पर लोप हो जाता है, यानी से विसर्ग हट जाएंगे और सीधा शब्द बनेगा, जैसे बाला धन अत्र, बाला का विसर्ग हटा लिखा हमने बाला धन अत्र, तो शब्द बन गया एक साथ बालात्र। इसी प्रकार लता अध्ययनते शब्द बना धन लगा के, तो इसका रूप बना लता धन अधनते अध्ययनते, तो इस साथ लिखा गया लता एधनते। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस विसर्ग संधि की अगली ओर। एतोन्यत्यष्टि विसर्ग लोप है, इसका मतलब हुआ ए के परे या ऐसे परे या एक ए के बाद, ए ध्वनि के बाद विसर्ग का एकार को छोड़कर यानी ए को छोड़कर स्वर होने पर लोप कर दें, जिससे राम आगच्छति। राम में भी जो है विसर्ग, राम जो शब्द मूल में उसमें ए की ध्वनि है, वो आ गया हुआ है आगच्छति, तो ये अन्य स्वर ए को छोड़कर स्वर आया है आ या ए ई, ऐसे शब्द इसमें इन उदाहरणों में आए हैं। सेकंड वाले शब्द के प्रारंभ में आ ए ई ऐसे शब्द आए हैं, तो आपको इस प्रकार बदलना होगा, राम है आगच्छति को एक साथ लिख दें, राम आगच्छति, विसर्ग हट गया, विसर्ग का लोप हो गया। कृष्ण है धन एति, तो कृष्ण है धन एति लिखने से कृष्ण एति बना। इसी प्रकार से सावधान देखिए, बाल है विसर्ग घटेगा यहाँ पर, इच्छति, बाल धन इच्छति, शब्द बना बाल धन इच्छति बाल इच्छति। अगली संधि जो है वो इस प्रकार है, एतद्ददौ सुलोपेयो औरणीय समासे हली, अर्थात नए समास को छोड़कर एस या सह, इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने एकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर लोप कर दें, यानी विसर्ग हट जाएगा। यानी पहले वर्ण के अंत में से षटकोण वाला आ रहे, यस, फिर से आए, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग हटाना पड़ेगा। जैसे ऐसे है धन इच्छति, ऐसे धन इच्छति को जोड़ दिया गया तो ऐसे इच्छति बना, ऐसे इच्छति। इसी प्रकार सह धन आगच्छति उदाहरण है, इसको लिखा जाए अगर सह धन आगच्छति तो साथ में लिखा जाएगा विसर्ग हटा के से आगच्छति। इस प्रकार आप अन्य उदाहरण भी यहाँ दिए हुए पढ़ सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए।
अगली जो संधि हमारी विसर्ग संधि के अंतर्गत वो इस नियम पर आधारित है। रो री रेव परे होने पर, परे मतलब यहाँ रै से संबंधित है। रो री मतलब रै से बनने वाले शब्द। परे होने पर स्वर से आगे की विसर्ग का लोप हो जाता है तथा लोप करने पर पूर्व स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे कभी धन रच्यति रचयति, यहाँ कभी का आगे विसर्ग है, फिर धन के बाद रच्यति लिखा हुआ है रचयति तो रह है। इन दोनों को जोड़ा जाए कवि धन रचयति तो कवि का वी जो है वो बड़ा हो जाएगा, कवि रचयति। इस प्रकार ये शब्द बना। प्रथम मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है जैसी रहेगी। भानु धन राचते, इन जोड़ा जाए भानु धन राचते, लेकिन भानु राचते ही रहेगा। पुनः धन रमते, विसर्ग घटाया, पुनः धन रमते लिखा गया और पुनः का आ की मात्रा के रूप में आ गया यहाँ पर, तो पुनः रमते हो जाएगा, विसर्ग घट जाएगा। और हरि धन रम्य जोड़ने पर हरि रम्य है और साथ में लिखने पर री की मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी सूत्र के अनुसार, दिए गए नियम के अनुसार, तो हरि रम्य। इसी प्रकार शंभु धन राजते, तो शंभु में राजते शब्द जोड़ा जाए तो शंभु का भू जो है वो बड़ा हो गया, शंभु राजते। इन उदाहरणों में भानु का जो नू है वो भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। इस प्रकार इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। समस्त तीनों संधि प्रकरण आपकी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कक्षा 8, 9, 10 के लिए महत्वपूर्ण है ही। अगर आगे आप संस्कृत विषय को लेते हैं बड़ी कक्षाओं में तो ये समस्त संधियाँ आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संधि आती है, हो सकता है वो हिंदी के रूप में आए, लेकिन आधार इसी से बना हुआ है। इसलिए संस्कृत के द्वारा या संस्कृत में दी गई समस्त संधियाँ और उनका बना हुआ वीडियो आप पूरा ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे। आशा करता हूँ आपको भी ये विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी और आपने इसे ध्यान से सुना होगा। आप इसे अभ्यास में डाल लें अपने, और इन संधियों के बाद मैं आपको नया अध्याय पढ़ाऊँगा। तब तक आप संधि अध्ययन को तैयार कर लीजिए। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इन तीनों का अध्ययन किया है। वीडियो मैंने आपको भेजा है। आप इन तीनों वीडियो को पुनः देखकर समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।